नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपी एसएससी का प्रीवियस पेपर और आज हम इंडिया जीके का सेक्शन डिस्कस करेंगे। आज की इस सेशन में हम जियोग्राफी के क्वेश्चंस देखेंगे मोस्टली और साइंस के क्वेश्चन भी कुछ देखेंगे और भी देखते हैं कौन सा सेक्शन साथ में कवर कर पाते हैं। तो पिछले कल तो हमने एचपी जीके स्टार्ट किया था, तो क्वेश्चन नंबर अभी 95 से स्टार्ट करते हैं। ये तो फिलहाल हिस्ट्री का क्वेश्चन है, परंतु यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है द फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट वॉज, तो प्रथम भारतीय लोक सेवक कौन था। इंडियन सिविल सर्वेंट पहला कौन था ये आपको पता होना चाहिए। ये थे एस.एन. बनर्जी। ऑप्शन सी सही आंसर है, एस.एन. बनर्जी। अब पहले इंडियन सिविल सर्वेंट थे एस.एन. बनर्जी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया जो है वो किसको कहा जाता है। तो फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया जो है वो कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम आप याद रखिए और साथ में पहले सिविल सर्वेंट कौन थे ये भी याद रखिए। 96 में पूछते हैं द रेड फोर्ट ऑफ आगरा एंड दिल्ली वॉज मेड ऑफ रेड वेराइटी ऑफ, तो आगरा और दिल्ली के जो लाल किला है, आगरा और दिल्ली का जो लाल किला है वो किस लाल प्रजाति से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 96 की अगर आप बात करेंगे कि किस चीज़ की लाल प्रजाति से बना हुआ है, तो ये सैंड स्टोन की रेड लाल प्रजाति से बना हुआ है। ऑप्शन ए सैंड स्टोन जो है वो सही आंसर है। अब ये सैंड स्टोन से बना हुआ है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। रॉक्स आपने पढ़ी होंगी। रॉक्स कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की मुख्य रूप से होती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, इग्नियस रॉक्स होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। तो ये जो सैंडस्टोन है ये कौन सी रॉक का एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन बनता है। तो ये जो सैंडस्टोन है ये एग्जाम्पल है कौन सी रॉक का? सेडिमेंट्री रॉक का। यहाँ पर मार्बल दिया गया है। मार्बल कौन सी रॉक का एग्जाम्पल है? ये मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। यहाँ पर सिस्ट दिया गया है, तो सिस्ट कौन सी रॉक का एग्जाम्पल है? ये भी मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। तो ये आप रॉक्स के बारे में याद रखिए। 97 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछते हैं द एनलार्ज्ड फॉर्म ऑफ वोल्केनिक क्रेटर इज कॉल्ड द, तो ज्वालामुखी का जो विस्तृत स्वरूप होता है उसको क्या कहते हैं? ज्वालामुखी का जो विस्तृत स्वरूप होता है उसको क्या कहा जाता है? 97 क्वेश्चन की अगर आप बात करेंगे तो 97 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी काल्डेरा। काल्डेरा उसको कहा जाता है, ऑप्शन बी। अच्छा, वोल्केनोज की बात हुई है तो कुछ वोल्केनोज के बारे में जान लेते हैं। देखो वोल्केनोज में एक तो किलिमंजारो वोल्केनो आता है। ये कहाँ पर है? ये अफ्रीका में है। तो याद रखिएगा कि माउंट किलिमंजारो है अफ्रीका में। फुजियामा वोल्केनो कहाँ पर है? फुजियामा वोल्केनो जो है ये जापान में है। वेसुवियस वोल्केनो कहाँ पर है? तो वेसुवियस वोल्केनो जो है वो इटली में है। और माउंट इटना वोल्केनो कहाँ पर है? ये भी इटली में है। अच्छा, वोल्केनो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक्टिव वोल्केनो हो गया, डोरमेंट वोल्केनो हो गया, एक्सटिंक्ट वोल्केनो हो गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये आपको वोल्केनोज के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी यहाँ से मिल गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं 98। यहाँ पर पूछते हैं द हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड, तो ये क्वेश्चन तो कई एग्जाम में पूछा जा चुका है अभी तक। हॉरिजेंटल मूवमेंट जो होती है एयर की उसको क्या कहते हैं? एनसीईआरटी की बुक में जो है ये क्वेश्चन आपको ऐसा पढ़ने को भी मिल जाएगा। 98 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है, विंड। विंड उसको कहा जाता है, हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ जो एयर होती है उसको। तो बस यहाँ से आप इतना ही याद रखिए। 99 क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई एग्जाम में आपने ये क्वेश्चन देखा होगा। हाई टाइड्स आर काउज्ड एट द टाइम ऑफ, जो उच्च ज्वार होते हैं वो किस समय होते हैं? तो अगर हाई टाइड्स की बात करें तो देखो हाई टाइड्स जो है वो बोथ हैं एंड बी इसका सही आंसर होगा। हाई टाइड्स जो है वो फुल मून के टाइम भी होते हैं और न्यू मून के टाइम भी ये हाई टाइड्स जो है वो काउज होते हैं। हाई टाइड का ये एग्जाम्पल आप याद रखिए कि हाई टाइड जो है वो काउज होते हैं फुल मून और न्यू मून दोनों के टाइम में काउज हो जाते हैं। कई बार एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि टाइड्स की जो मूवमेंट होती है वो किससे डिटरमाइन होती है। तो टाइड्स की जो मूवमेंट होती है वो डिटरमाइंड होती है रोटेशन ऑफ अर्थ से। रोटेशन ऑफ अर्थ डिटरमाइन करता है मूवमेंट ऑफ टाइड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रॉपिकल ग्रास लैंड, इनमें से कौन सा उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान इनमें से कौन सा है? 100 क्वेश्चन का अगर आप आंसर देखेंगे तो उसका ऑप्शन है सवाना जो है वो सही आंसर होगा। सवाना जो है एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। आपको पता है ग्रासलैंड जो है वो अलग अलग टाइप के हैं। एक तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, एक टेम्परेट ग्रासलैंड है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो पहले अगर ट्रॉपिकल की बात करें तो ट्रॉपिकल में एक तो आपका सवाना हो गया, दूसरा आपका कैंपोस हो गया, तीसरा आपका लानोस हो गया। ये जो सवाना ग्रासलैंड है ये अफ्रीका में पड़ता है, कैंपोस ग्रासलैंड ब्राज़ील में पड़ता है, लानोस ग्रासलैंड जो है वो वेनेजुएला में पड़ता है। बाकी अगर टेम्परेट ग्रासलैंड्स की बात करें तो देखो टेम्परेट ग्रासलैंड्स में कौन कौन से आते हैं। इनमें पैम्पास आता है, वेल्ड आता है, वेल्ड के अलावा प्रेरियर्स आता है। ये सब जो है ये टेम्परेट ग्रासलैंड के एग्जाम्पल माने जाते हैं। अगला 101 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछते हैं कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल पूछी गई है यहाँ पर कि
कहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल। ये शायद एक बार एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या कुछ इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। 101 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर होगा, कैनबरा। कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज और उनकी कैपिटल्स के बारे में जान लेते हैं। देखो, एक तो आपको ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल पता चल गई। फ्रांस की कैपिटल कहाँ पर है? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में है। जर्मनी की कैपिटल कहाँ पर है? बर्लिन में जो है वो जर्मनी की कैपिटल है। पाकिस्तान की कैपिटल कहाँ पर है? पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में है। पाकिस्तान के अलावा मालदीव्स की कैपिटल कहाँ से है? मालदीव्स की कैपिटल जो है वो मेल में है। जापान की कैपिटल टोक्यो है। इटली की कैपिटल रोम में है। कनाडा की कैपिटल ओटावा में है। और अगर बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका की कैपिटल जो है वो कोलंबो में है। तो आपको कमेंट करके जो है वो टर्की की कैपिटल बतानी है कि टर्की की कैपिटल जो है वो कहाँ पर है। ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है एपीकल्चर इज एसोसिएटेड विद। एपीकल्चर जो है वो किससे संबंधित होता है? देखो, एपीकल्चर किसको कहते हैं? एपीकल्चर संबंधित होता है हनी बी से, मधुमक्खियों से संबंधित होता है एपीकल्चर। 119 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पर और ऑप्शन भी दिए गए हैं। फिश ऑप्शन में दिया गया है मछली, तो मछलियों से रिलेटेड जो कल्चर होता है उसको एक्वा कल्चर कहते हैं। सिल्क वर्म दिया गया है। सिल्क वर्म जो है वो किससे संबंधित होता है? तो सिल्क वर्म जो है इससे रिलेटेड जो कल्चर होता है उसको सेरी कल्चर कहते हैं। और एक लैक कल्चर भी होता है जो रीडिंग ऑफ लैक इंसेक्ट के लिए होता है। जो लाख कीट होता है उसके लिए जो है एक कल्चर है जिसका नाम है लैक कल्चर। तो ये आप 4 कल्चर्स के बारे में याद रखिएगा, इनका एग्जाम में पूछा जा सकता है। 120 में पूछा गया है स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द बाइट ऑफ। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है पहले भी, कि किसके काटने से जो है वो निंद्रा रोग होता है। तो ये रोग जो है वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 120 का ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस जो है वो सही आंसर है। अच्छा, फिर ये स्लीपिंग सिकनेस जो है वो होती किसके कारण है? देखो, एक माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट होता है जिसका नाम है ट्राइपेनासोमा। जिसका नाम है ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा से होती है ये स्लीपिंग सिकनेस। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि किससे काटने से होती है, तो नन ऑफ दिस ना करके जो है वो ट्राइपेनोसोमा जो है वो ऑप्शन में दे देंगे, वो आप याद रखिएगा। विच इज फ्लाइटलेस बर्ड। तो इनमें से कौन सा जो है वो उड्डयन विहीन पक्षी है? यानी कि फ्लाइटलेस जो उड़ नहीं सकता ऐसा पक्षी कौन सा है? 121 की अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ईमू। ईमू जो है ऐसा बर्ड है जो फ्लाइटलेस बर्ड है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 122। यहाँ पर पूछते हैं फैट्स इन ह्यूमन बॉडी इज स्टोर्ड इन। तो मानव शरीर में जो है वो फैट यानी कि वसा जो है वो कहाँ पर संग्रहित की जाती है, कहाँ पर स्टोर की जाती है? तो 122 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा, नन ऑफ दिस। इनमें से किसी में भी जो है वो फैट स्टोर नहीं की जाती। तो फैट जो है वो स्टोर की जाती है एडिपोस टिश्यू में। एडिपोस टिश्यू नाम याद रखिए, ADIPOSC। एडिपोस टिश्यू नाम याद रखना है, यहाँ पर फैट स्टोर की जाती है ह्यूमन बॉडी में। आगे 123 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं द ग्लूकोज लेवल इन ह्यूमन बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय। तो अभी 2-3 एग्जाम्स में ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा भी गया। तो मानव शरीर में जो है वो ग्लूकोज यानी कि शर्करा जो है वो किससे नियंत्रित होती है? 123 का ऑप्शन बी, इंसुलिन जो है वो सही आंसर है। तो शायद क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि इंसुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग। तो याद रखना है कि ग्लूकोज लेवल को ये ब्लड में कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे 124 में पूछते हैं एक्सेस ऑफ वाटर इन बॉडी रिजल्ट इन। तो शरीर में अगर जल की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम होता है एडेमा, यानी कि सॉफ्ट जो है उसका परिणाम होता है। 124 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं विच इज कॉन्टेजियस डिजीज। तो इनमें से कौन सी संसर्गजन्य रोग है? तो इनमें से कौन सा रोग जो है वो संसर्गजन्य है? 125 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर होगा, डिप्थेरिया सही आंसर होगा। ये जो है एक संसर्गजन्य रोग है। और बाकी अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 126। अब ये पॉलिटी का क्वेश्चन चलता है तो इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर पूछते हैं हु अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को किसने भारत का संविधान अपनाया था? 26 जनवरी 1949 को जो था वो भारत का संविधान अपनाया गया था, किसके द्वारा? पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। देखो, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था ना, तो उस टाइम इसमें कितने पार्ट थे, कितने आर्टिकल थे, कितने शेड्यूल थे? तो उस टाइम यहाँ पर 22 पार्ट्स हुआ करते थे, 395 आर्टिकल हुआ करते थे, 8 यहाँ पर शेड्यूल थे। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का जो है वो लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। ये क्वेश्चन भी यहाँ से कई बार एग्जाम में बना है।
आगे क्वेश्चन में पूछते हैं बाय व्हाट टाइम कैन द ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बी एक्सटेंडेड। तो देखो राज्य विधानसभा के कार्यकाल को कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है। तो इसको जो है वो 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, 1 ईयर। अब देखो बढ़ाने की जब बात की गई है तो थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बताता हूँ। जब इमरजेंसी लगी होती है ना तब उस टाइम जो है इस तरह की बातें कही जाती हैं कि उस टाइम बढ़ाया जाता है ये जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कार्यकाल होता है उसको। अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो इसका कार्यकाल होता कितने वर्ष है। इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है। आपको पता है कि आपके MLAs जो हैं वो कितने वर्ष के लिए बनकर आते हैं, वो 5 साल के लिए चुनकर आते हैं। फिर 5 साल के बाद जो है वो फिर से इलेक्शन होते हैं। उसी तरह लोकसभा के जो सदस्य हैं वो भी 5 साल के लिए चुनकर आते हैं। फिर 5 साल के बाद उनके भी इलेक्शन होते हैं। परंतु राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो 6 वर्षों के लिए चुनकर आते हैं। ये 5 के लिए नहीं, ये 6 वर्षों के लिए चुनकर आते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है द एग्जीक्यूटिव पावर रिलेटिंग टू कंकरेंट सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन विद द। तो भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें उल्लेखित जो समवर्ती विषय हैं उससे संबंधित जो कार्यपालिका की शक्ति है वो किसके पास दी गई है। तो वो दी गई है सेंटर के पास। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। पहले तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जितनी भी लिस्ट है, स्टेट लिस्ट हो गया, कंकरेंट लिस्ट हो गया, यूनियन लिस्ट हो गया, ये तीनों की तीनों लिस्टें जो है वो किसके शेड्यूल किस शेड्यूल के तहत आती हैं। तो ये 7th शेड्यूल के तहत आती हैं। एक तो 7th शेड्यूल आपने यहाँ से याद रखना है। दूसरा आपने याद रखना है कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आते हैं जैसे कि एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड हो गया, मैरिज हो गया, ये सब जो है कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। और यूनियन लिस्ट की बात करें तो यूनियन लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसमें डिफेंस हो गया, आर्मी हो गया, पोर्ट हो गया, रेलवे हो गए, हाईवे हो गया, ये सब जो है यूनियन लिस्ट में आती हैं। स्टेट लिस्ट में क्या आता है आपका, स्टेट लिस्ट में पब्लिक ऑर्डर आता है, पब्लिक हेल्थ आता है, सैनिटेशन आता है, हॉस्पिटल्स आते हैं, गैम्बलिंग आता है, ये सब जो है वो स्टेट लिस्ट में आते हैं। गैम्बलिंग का क्वेश्चन पूछा गया है कि गैम्बलिंग कौन सी लिस्ट में आता है, तो गैम्बलिंग जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है। बाकी इन सभी लिस्ट के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता चल गया। 135 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है इलेक्शन ऑफ पंचायत आर टू बी हेल्ड। तो पंचायतों के जो इलेक्शन होते हैं वो कितने समय के बाद जो है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो ये एवरी 5 ईयर जो है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगर हम पंचायतों के बारे में बात करें तो 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो बात करती है पंचायतों के बारे में। अच्छा, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो डील करती है पंचायतों के साथ, परंतु कौन सा शेड्यूल है जो पंचायतों के साथ बात करता है, तो 11th यानी कि 11वां शेड्यूल जो है वो बात करता है पंचायतों के बारे में। और 12th शेड्यूल किसकी बात करता है, तो 12th शेड्यूल जो है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, म्यूनिसिपलिटीज़ हो गया, इन सभी की बात करता है 12th शेड्यूल। और 10th शेड्यूल किसकी बात करता है, तो 10th शेड्यूल जो है वो बात करता है आपका एंटी डिफेक्शन की। तो एंटी डिफेक्शन का ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक और पंचायतों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला ऐसा कौन सा स्टेट था जिसने पंचायती राज को जो था वो एस्टेब्लाइज किया था। पहला ऐसा जो राजस्थान था स्टेट ऐसा जिसने पंचायती राज को जो था वो इम्प्लीमेंट किया था। 1959 में जो था इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से आपका क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज। तो भारत का संविधान जो है वो किसको मान्यता प्रदान, वो ये मान्यता प्रदान करता है बोथ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों को जो है मान्यता प्रदान करता है। यहाँ से हम एक क्वेश्चन जान सकते हैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बारे में। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की जो पहली मीटिंग थी वो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को जो था ये मीटिंग हुई थी। इसके जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट पहले बनाया गया वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, परंतु बाद में जो था वो उसके जो प्रेसिडेंट बनाए गए, परमानेंट प्रेसिडेंट, वो बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये आप याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बारे में क्वेश्चन। इसके अलावा देखिए, अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं आप। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए इस तरह से @allexam31 सर्च कीजिएगा, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमारे 11,700-800 से अधिक फॉलोअर हैं, तो टेलीग्राम पर आप हमें इजीली फाइंड कर पाएंगे। टेलीग्राम पर सबसे इंपॉर्टेंट आपको PDFs मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, ये सब मिल जाएगा। और क्विज़ भी आपको मिल जाएंगी। डेली के 4-5 क्वेश्चन जो हैं हम क्विज़ की फॉर्म में टेलीग्राम पर डालते रहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वहाँ से आप क्वेश्चन जो हैं वो जो भी वीडियोज़ में पढ़ेंगे वो प्रैक्टिस भी आप वहाँ से कर सकते हैं। तो जो नया चैनल इंट्रोड्यूस किया है जहाँ पर हम हिमाचल की स्मॉल स्टोरीज डिस्कस करते हैं उस पर भी हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।